बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुखबा में पीएम ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो कि उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की है। तो आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है हर्षिल और मुखबा का, जिसको देखते हुए वो पहुंच चुके हैं हर्षिल, जहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है मां गंगा की। ये जो दौरा है ये इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शीतकालीन यात्रा के लिए चारधाम के लिए आए। तो ऐसे में इस उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री का ये दौरा, जब वो मुखबा और हर्षिल पहुंचे हैं, कई कार्यक्रम हैं जिनको लेकर कई तैयारियां काफी समय से चल रही हैं और एक एक करके तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में और साथ ही गंगा पूजा उन्होंने की है, अब उनके आगे के क्या कार्यक्रम है, इस समय क्या कर रहे हैं? देखिए, उनकी माँ गंगा की पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम था वो समापन हो गया है, उसका वो समाप्त हो गया है और उसके बाद वहीं से वो एक हिमालयन व्यू पॉइंट है तो वहाँ से हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ वक्त वो इस समय गुजार रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकलेंगे, थोड़ी दूर पर ही एक हिमालयन मोटरसाइकिल रैली है, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। तो उसमें बहुत सारे युवा हैं, वो उनको फ्लैग ऑफ करने के बाद, हरी झंडी दिखाने के बाद फिर वो हर्षिल पहुँचेंगे। तो हर्षिल एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस उनको करना है। पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के बाद 11:35 पे उनका वहाँ से डिपार्चर है, उनका प्रस्थान हो जाना है। वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे जोलीग्रांट के लिए। तो 11:35 तक हर्षिल से पूरा का पूरा सभी कार्यक्रमों का जो सुबह से बैक टू बैक लगे हैं और प्रधानमंत्री का बहुत टाइट शेड्यूल था। सुबह से हर कार्यक्रम मिनट टू मिनट पहले से ही होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन इस बार बीच में कोई स्पेस नहीं और उन्होंने अपने रिजर्व टाइम के लिए भी 10 ही मिनट कहीं रखा हुआ है। तो अभी आज ये चूँकि शीतकालीन गद्दी स्थल माँ गंगा का है मुखबा में, तो माँ गंगोत्री यात्रा वहाँ से निकलती है। 6 महीने शीतकालीन प्रवास के दौरान माँ गंगा यहाँ पर विराजमान होती है। तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद हिमालयन व्यू पॉइंट से अपना वो हिमालय को निहारने का, या और जो वहाँ की वादियाँ हैं, जो पर्वतों की चोटियाँ हैं, बर्फ़ से लकदक उनको निहार रहे हैं। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद हर्षिल में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले वो जोलीग्रांट पहुँचेंगे, यहाँ से विमान से वो दिल्ली जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक मोटिव था कि जो 6 महीने चारधाम यात्रा चलती है और 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो कारोबारियों को भी बहुत नुकसान होता है और उत्तराखंड में पर्यटन कम आते हैं। प्रधानमंत्री को लाने के पीछे का उद्देश्य पुष्कर धामी का ये था कि वो आएंगे तो जहाँ जिस धार्मिक स्थल पर वो जाते हैं तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है, एक ब्रांडिंग हो जाती है, एक प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो 6 महीने होटलियर्स और रेस्टोरेंट और होम स्टे और जो अब ट्रांसपोर्टर्स हैं, टैक्सी वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, वो सब पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं। उनको बहुत न सही तो लेकिन कुछ ना कुछ रोजगार उनको मिल सके। तो इसी के कारण ये एक पहली बार हो रहा है कि 1 महीना 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री दूसरी बार उत्तराखंड में आए हैं। उत्तराखंड से उनका लगाव सभी जानते हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात हो, बद्रीनाथ पुनर्निर्माण की बात हो, या फिर चारों धाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन, तमाम नेशनल प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसीलिए ये एक मोटिव जो मैंने अभी आपको बताया कि जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है उसका उद्देश्य ये है कि शीतकालीन गद्दी स्थल जहाँ भी हैं, जैसे भगवान केदारनाथ का ऊखी मठ में है, भगवान बद्री विशाल का जोशी मठ के पास है और माँ यमुना का खरसाली में है और माँ गंगा का मुखबा में है, जहाँ आज प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर चुके हैं। तो जब धाम के कपाट बंद होते हैं तो ये चारों अपने शीतकालीन प्रवास पर आते हैं, शीतकालीन गद्दी स्थल पर आते हैं, वहाँ विराजमान रहते हैं, वहाँ इनकी हर रोज़ पूजा होती है। एक प्रेरित करने की बात है देश भर के श्रद्धालुओं को कि शीतकालीन यात्रा में वो अगर कपाट नहीं जा सकते तो वह जहाँ पर शीतकालीन गद्दी स्थल है वहाँ पर आए और पूजा अर्चना करें, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा रोटेशन में चलती रहे। हालांकि बहुत सारे लोग यही उनकी मंशा रहती है कि धाम में जाकर दर्शन किए जाएं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त नहीं आ सकते, तो वो शीतकालीन यात्रा में भगवान केदार, भगवान बद्री विशाल, माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और शीतकालीन यात्रा में लोग जब आएंगे तो वो इतनी भीड़ भी नहीं रहेगी और वो कुछ पर्यटन भी करेंगे। थोड़ा जैसे जोशीमठ जाने वाले लोग, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाले लोग ओली भी जा सकेंगे, जैसे ऊखीमठ में भगवान केदार के दर्शन करने वाले लोग वो
चोपता और इस तरह के दूसरे रमणीक स्थलों पर भी जा सकेंगे। ऐसे ही माँ गंगा के मुखबा में जाएंगे तो वो हरसिल और अच्छे अच्छे जगह वो जा सकते हैं। तो इसी तरह से खरसाली के पास भी बहुत सारे ऐसे रमणीक स्थल हैं, माँ यमुनोत्री का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहाँ लोग जा सकते हैं। तो ये एक पूरी कार्य योजना है सरकार की, तो जिस पर सरकार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री का आज यहाँ पर आना एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज लाने की एक जिसमें संभावना है, ला सकता है उनका एक यहाँ का आज का आगमन। तो जैसे आपने आदि कैलाश देखा होगा, प्रधानमंत्री आदि कैलाश गए 2 साल पहले, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की अब भीड़ बढ़ रही है, हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स को काम मिल गया है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होम स्टे चलने लगे हैं। तो वही एक इसका उद्देश्य है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को मतलब सिलसिलेवार चलाया जाए, वो बिल्कुल कोई वैक्यूम ना हो, कोई शून्यता ना हो। तो जैसे चारधाम यात्रा चलती है, भले ही उतनी भीड़ ना आए, उसके आधे तिहाई भी आएगी तो एक कारोबार चलता रहेगा। जी बिल्कुल अभिजीत, आपने सही कहा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, ये जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं, इनके डेवलपमेंट में भी एक बड़ा सहारा होगा और गति भी बढ़ेगी डेवलपमेंट की। दूसरी बात ये, क्योंकि अभी तक एक परंपरा रही है जिसके तहत लोग ग्रीष्मकालीन में, क्योंकि शुरू होती है यात्रा चारधाम यात्रा, तो उसके तहत लोग आते हैं चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर ये अब शुरू हो जाएगा, या अभी से एक ट्रेंड बन जाएगा कि भाई चारधाम यात्रा में आप शीतकाल में भी जा सकते हैं, तो जाहिर है कि लोगों को ये पसंद भी आएगा। एक बार शुरू होगा तो आगे हो सकता है कि धीरे धीरे करके वृद्धि भी होगी। अजीत, बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा के पीछे का उद्देश्य पुष्कर सिंह धामी सरकार का क्या है, तो वो एक बहुत स्पष्ट है। और स्पष्ट इसलिए है कि वहाँ जो, चूँकि ये भी कहा जाता है गढ़वाल की जो आर्थिक रीढ़ है वो चारधाम यात्रा होती है, तो चारधाम यात्रा 6 महीने चलती है। तो इस आर्थिक रीढ़ को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की एक कोशिश की जा रही है। कोई भी फंक्शन हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, वो आर्थिकी से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ के आसपास के लोगों की जो आजीविका है उस पर टिकी होती है। चारधाम यात्रा देश की 6 सबसे लंबे समय चलने वाली एकमात्र यात्रा है जो 6 महीने तक लगातार चलती रहती है, और जिसमें 55-56 पिछले साल तो तकरीबन 60 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर चारों धाम में दर्शन करने के लिए आए। अगर ये संख्या शीतकालीन चारधाम यात्रा में कम भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शुरुआत हो रही है, शुरुआत होने के बाद हो सकता है सिलसिलेवार हर साल ये संख्या बढ़ती हुई जाए, क्योंकि लोग ऐसे भी लोग हैं। अजीत, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, तस्वीरें भी यहाँ पर आ रही हैं लाइव। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जो महिलाओं का ग्रुप है, पारंपरिक वेशभूषा में, परिधान में, जो यहाँ पर महिला और पुरुष हैं, वो अपने पारंपरिक नृत्य के साथ में उनके स्वागत में गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। काफी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य लग रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी उनके इस जेस्चर को बड़ी ही खूबसूरती से स्वीकार कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अभिनंदन कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, सख्ती रखी गई है, लेकिन लोगों में एक अलग ही खुशी और उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद है। और उनके स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां, यहाँ पर फूलों से पूरे गाँव को सजाया गया है, मुखबा को, हर्षिल को फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माँ गंगा की पूजा अर्चना की है। इसके अलावा कई कार्यक्रम है, लेकिन इसी बीच में उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो वाकई में काबिल तारीफ हैं। अजीत, जो तस्वीरें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफी रंग बिरंगी तस्वीरें, खूबसूरत एक नज़ारा दिखाई दे रहा है। यूं तो देखिए ये शीतकालीन के समय पर हमने देखा है, कई बार तस्वीरें सामने आती हैं चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम जो स्थापित कर दिए जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो इतनी चहल पहल है वो नहीं रहती, लेकिन जो आज नज़ारा देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये जो जेस्चर दिया जा रहा है प्रदेश के लोगों की तरफ से, ये बड़ा मनमोहक लग रहा है। ये नृत्य कौन सा है? ये तैयारियां किसी खास ग्रुप से करवाई गई हैं या ग्रामीण जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं वही हैं? क्या है आखिर पूरा? देखिए ऋतु, ये सब स्थानीय लोग हैं और आप जानते हैं कि जितने भी हिमालयन स्टेट हैं, जो पर्वतीय राज्य हैं हमारे देश में, उनकी जो लोक संस्कृति है, उनकी संस्कृति है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग तरह की होती है। आप आदिवासी एरिया में जाते हैं, उनकी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी लोक संस्कृति बिल्कुल अलग तरह की होती है, उनका लोक नृत्य बिल्कुल अलग होता है, उनके जो लोकगीत हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग होते हैं, और उनकी भाव भंगिमाएँ, उनकी जो गतिविधियाँ,
गतिविधियाँ, उनका जो जितनी भी सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है कल्चरल प्रोग्राम को लेकर के, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और वो देखने में बहुत शानदार भी लगती है और मनमोहक भी होती है। तो पिछली बार भी जब कई बार वीआईपी आते हैं ऊपर, तो इस तरह का आयोजन सरकार करती है। चूँकि ये संस्कृति विभाग के अधीन आता है, संस्कृति विभाग जो स्थानीय कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाता है। तो लोग एक मंडली बना करके वहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं, उनको सब्सिडी भी मिलती है और उनको सरकार समय समय पर पुरस्कार भी देती है, राज्य पुरस्कार देती है। तो ये ऐसे तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ पहाड़ में होती है जो आपको कहीं मैदानी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगी। तो उसी का प्रस्तुतिकरण स्थानीय कलाकार आज प्रधानमंत्री के सामने अभी कर रहे हैं, जो आपने अपने दर्शकों को दिखाया। तो ये एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मतलब खूबसूरत पल है जब प्रधानमंत्री इसको एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ये सिलसिला चल रहा है और थोड़ी देर के बाद वो हर्षिल मीटिंग को, एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 11:35 पर हर्षिल से वो प्रस्थान करेंगे जोली ग्रांट के लिए। यानी मतलब ये समझ लीजिए कि अभी जैसे घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का समापन भी होता जा रहा है। 11:35 पर हर्षिल से प्रस्थान करेंगे जोली ग्रांट के लिए, उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी, आप बाइक रैली की बात बता रहे थे कि उसको एजेंडे दिखाएंगे। बाइक रैली किसी उद्देश्य से है? नहीं, ये पर्यावरण को लेकर के है। जो कुछ यूथ वहाँ बाइकर्स हैं, तो जो सरकार की तरफ से अरेंज भी किए गए हैं, जो वहाँ पर लोग इस काम को करते हैं। एक हिमालयन रैली है, एक संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री का कि पर्यावरण को बचाना है, हिमालय को बचाना है, उसी को एक फ्लैग ऑफ करने की बात है। तो वो उसके पीछे मोटिव केवल एनवायरमेंटल इशूज़ हैं। तो हिमालय जो है उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, गंगा जो है उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, जो हमारी वनस्पति है उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसको आगे संरक्षित किए जाने का काम कैसे होना, एक मैसेज देने के लिए एक मोटरसाइकिल रैली को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जी, अभी ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये मुखबा में है, गंगा पूजा जहां हुई है वही इलाका है, या यहाँ से ये हर्षिल में अभी मौजूद है? अगर हर्षिल में नहीं है, मुखबा में है, तो यहाँ से हर्षिल कितनी दूरी पर है जहां पर वो एड्रेस करेंगे लोगों को? नहीं, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 4-5 किलोमीटर की दूरी है और उसके 2-3 रास्ते हैं। कल तक तो रास्तों में बर्फ़ थी, लेकिन कल ही सारी बर्फ़ हटा दी गई थी, मशीनों से काट कर बर्फ़ को रास्ते साफ़ कर दिए गए थे। वहाँ से सड़क मार्ग से ही प्रधानमंत्री सुबह हर्षिल से गंगोत्री आए थे और सड़क मार्ग से ही वापसी होगी। तो ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल और मुखबा, जो माँ गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये अलग अलग जगह पर डिफरेंट कार्यक्रम किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही सिलसिलेवार। और जैसा मैंने बताया कि आखिरी उनका कार्यक्रम पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना होगा, उसके बाद 11:35 पर वो दिल्ली के जोली ग्रांट के लिए रवाना होंगे। जी, बिल्कुल। और देखिए, जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं 2014 के बाद से, हम देख रहे हैं कि उनका ये जो दौरा है लगभग 8वां या 9वां उनका दौरा होगा उत्तराखंड का। 2017 से कई बार वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि तीसरे कार्यकाल की बात करें तो अभी हाल ही में जब राष्ट्रीय खेल हुए थे तब वो यहाँ पर पहुंचे थे और ये दूसरी बार उनका आना हो गया है। एक लगाव जो है उनका उत्तराखंड के प्रति, वो भी उनके दौरे में हर बार देखने को मिलता है। अजीत, तो लोगों के बीच में एक संदेश तो ये भी जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड से इतना लगाव रखते हैं और हर बार किसी भी कार्यक्रम में हो और किसी ना किसी उद्देश्य के साथ में जब उत्तराखंड वो पहुंचते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में ये भावना जागृत होती है कि उन्हें उत्तराखंड जाना चाहिए। क्योंकि हम बाहर जाने से बेहतर है जब हमारे देश में इतना ज्यादा सुंदर नजारा हमें देखने को मिलता है, इतनी खूबसूरती है, प्राकृतिक वादियों की अगर हम बात करें, घाटियों की बात करें, तो दूसरी जगह के लिए क्या कहें। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने दौरे को लेकर, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या फिर बात करें किसी और जगह की, ये संदेश देते हैं कि आपके देश में ही बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जाकर आप घूम फिर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का लगाव ये बताता है कि वो जितनी बार भी आते हैं उत्तराखंड को कुछ ना कुछ सौगात भी दे करके जाते हैं। और आपने जैसे बताया कि इतने सारे दौरे हो चुके हैं, ये जो संख्या आप बता रही हैं ऋतु, तो ये पॉलिटिकल रैली से अलग है। इतने दौरे उन्होंने पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यक्रम से अलग किए हैं। अब पिछले 1-1.5 महीने में दूसरा दौरा इस छोटे राज्य उत्तराखंड में है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रधानमंत्री की ही एक मतलब दरिया दिली है या उनका उत्तराखंड के प्रति लगाव है कि जितना 1 साल का बजट उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड प्रदेश का होता है, उससे 100 गुना बजट के नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो आपको गिनती खत्म नहीं होगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम का पुनर्निर्माण है, ऑल वेदर रोड चल रही है। इसके अलावा जो ऋषिकेश टनकपुर रेल लाइन है वो कभी भी शुरू हो सकती है 1-2 साल में। इसके अलावा आप टनकपुर और ऋषिकेश कर्णप्रयाग के अलावा टनकपुर से और तवा घाट तक का जो हाईवे है जो BRO बना रहा है वो नेपाल बॉर्डर पर है। ज्योली कोंग
तक यानी आदि कैलाश तक सड़क चली गई है। इसके अलावा अक्षरधाम से देहरादून तक एक जो हाईवे आ रहा है उसका सबसे जो खूबसूरत हिस्सा है वो पूरा उत्तराखंड में पड़ता है। और जितने भी चार धाम हैं, यहाँ से देहरादून से पोंटा साहिब तक चार धाम का निर्माण, 4 लेन का निर्माण शुरू हो चुका है। तो इतने नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं ऋतु की, जितना प्रदेश का 1 साल का बजट होता है उससे 100 गुना ज़्यादा धनराशि के यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इतने छोटे राज्य अभी जो हाल ही में केंद्र की तरफ से हेमकुंड साहिब के लिए जो नई सौगात मिली है वो एक अलग है, जिसके लिए एक अलग ही खुशी लोगों में है। हालांकि देखिए, जहां टाइम लगता था 3 से 4 घंटे, 8 से 9 घंटे का जो एक सफर था, वो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में हो जाए। तो लोगों के लिए तो बहुत सहूलियत होने वाली है उत्तराखंड में आने वाले दिनों में, तमाम पर्यटन स्थलों पर अगर वो पहुंचते हैं तो। बिल्कुल, देखिए जैसे कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने 2 फैसले बड़े लिए, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे और केदारनाथ धाम के लिए रोपवे। तो ये छोटी सौगात नहीं है, ये भी कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और जब ये बन जाएंगे तो यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। अब इशू ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को क्या दिया। अब इशू ये है कि जितना कुछ दे दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मेंटेन रखने के लिए राज्य की जो राज्य सरकार होती है वो कितनी कामयाब होती है। या यहाँ पर श्रद्धालु और पर्यटक खाली बुलाने का मामला नहीं है, उनके लिए व्यवस्था ढूंढने का भी मामला है। वो व्यवस्था प्रधानमंत्री तो नहीं ढूंढेंगे ना, तो वो तो राज्य की पुष्करधामी सरकार को करना है। केंद्र से इतना मिलने के बाद राज्य का जो लोकल इंतजाम है, जो स्थानीय व्यवस्था होती है, पुलिसिंग है, रोड्स हैं, इसके अलावा टूरिज्म है, फूड है, ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ हॉस्पिटलिटी है, मतलब इतने सारे काम जो राज्य सरकार के जिम्मे हैं। अब तो राज्य सरकार का फोकस उन पर होना चाहिए, क्योंकि इतनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन उत्तराखंड में आने वाली हो गई है। जितनी जनसंख्या उत्तराखंड की है, इतनी ही 1 साल में फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पर आती है। ये आंकड़े डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जब ये सिलसिला बढ़ेगा, ये सैलाब बढ़ेगा, तो सरकार के पास, राज्य सरकार के पास क्या रोड मैप होगा, क्या कार्य योजना होगी कि इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करके लोगों को बांधे रखें, किसी तरह का पर्यटक को कोई दिक्कत भी ना हो, कोई नुकसान ना हो, शांति भी बनी रहे, सब चीज़ें एक शांतिपूर्ण तरीके से चले, ऐसी एक मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर सरकार को बनानी होगी। अन्यथा जो नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो नेशनल प्रोजेक्ट हैं ही, उसमें तो राज्य का क्या योगदान हो सकता है। राज्य का योगदान यहाँ से शुरू होता है कि नेशनल प्रोजेक्ट के बाद जो स्थानीय व्यवस्थाएँ बनानी है उनको करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक यहाँ पर वाकया याद आता है मुझे अजीत, कुछ दिनों पहले जब मालदीव्स को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी इंडिया के साथ में, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे सीधा, और उसके बाद लोगों के अंदर एक अलग ही क्रेज आ गया था लक्षद्वीप के लिए कि देखिए ये वो छुपा हुआ एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ छोड़कर लोग विदेशों की तरफ रुख कर जाते हैं। और हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी चीज़ों को ही प्रमोट करते रहे हैं और उनके दौरे में ये चीज़ और ये संदेश छुपा होता है, ये मैसेज छिपा होता है। अब चारधाम यात्रा को लेकर, शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में जाना जाहिर तौर पर लोगों के सामने इस बात को बड़े ही सटीक तरीके से रखेगा कि आप शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड क्यों नहीं आते हैं। आप आइए, आपको उतना ही अच्छा लगेगा, उसी भाव से आप यहाँ पर पूजा पाठ कर पाएंगे जितने भाव से आप जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा होती है उसमें जाते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने तो कई साल पहले एक नारा दिया था यहाँ कि वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल के लिए आवाज़ उठाइए, लोकल जो उत्पाद हैं अपने, लोकल जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनकी ब्रांडिंग करिए। तो उसी पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख भी रही हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद उसी चीज़ का मूल्यांकन करके, उसी का अनुसरण करके प्रधानमंत्री की बात का वो आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, पब्लिक मीटिंग में इस बात को कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में 2022 में या 2022 नवंबर में कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का होने वाला है। तो इतने सारे नेशनल प्रोजेक्ट और इतना सब कुछ होने के बाद और इतना सारी चीज़ें समृद्ध तरीके से संपन्न होने के बाद तो तीसरा दशक उत्तराखंड के लिए हो जाएगा। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जैसे राज्य की धामी सरकार भी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा अगले महीने शुरू होगी, लेकिन पिछले 1 महीने से मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। तो लगातार ऐसी चीज़ें लगातार एक गतिशीलता बनी रहती है और उस गतिशीलता के चलते सरकार आगे बढ़ती रहती है। अभी चूँकि प्रधानमंत्री उत्तरकाशी में है तो पूरा अमला वहीं पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ क्या उत्तराखंड को सौगात देंगे या क्या डायरेक्शन देंगे राज्य की सरकार को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या पब्लिक मीटिंग में कोई एक ऐसा मैसेज देंगे वो कि जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको वही आमूलचूल परिवर्तन का प्रतीक है।
ऐसी तमाम बातों का इंतजार हो रहा है। लेकिन 11:35 पर वो हर्सिल से प्रस्थान करेंगे जोली ग्रांट के लिए, और कार्यक्रम जैसे ही घड़ी आगे बढ़ रही है तो कार्यक्रम की काउंटडाउन भी शुरू हो रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अजीत, एक बात और, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, उनका कहना है कि शायद थोड़े दिनों पहले आते तो इस यात्रा का कुछ असर भी पड़ता, लेकिन अब इस समय पर आकर इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चारधाम यात्रा की तो शुरुआत होने ही वाली है। ज़्यादा वक्त अब नहीं है, अप्रैल का महीना है जो कि तय किया गया है कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो विपक्ष की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, विपक्ष का कहना भी ठीक है, चूंकि अगले महीने चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, उनका अपना लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। प्रधानमंत्री का जो अपना शेड्यूल है वो अपना उसकी व्यवस्थाएं, उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट है। जब शीतकालीन यात्रा शुरू हुई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ऊखीमठ गए, उन्होंने वहाँ पर यात्रा का शुभारंभ किया, शीतकालीन यात्रा का। उसके बाद आपको याद होगा कि मार्च के 27 तारीख को प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन मौसम ख़राब हो गया। तो मौसम ख़राब होने की वजह से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता वो दौरा फिर टल गया। तो इस तरह से चूँकि जो अति विशिष्ट महानुभाव होते हैं, उनके आगमन को लेकर के एक अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है। कई बार आने की स्थिति होती है, कई बार नहीं होती है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री आ गए हैं तो उनके आने का एक मैसेज तो पूरे देश भर में जाएगा ही। तो इस बार जितने भी दिन शीतकालीन यात्रा के बचे हैं, उसमें लोग हो सकता है दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े, और इस बार नहीं तो ये मैसेज अगले साल तक रहेगा। चारधाम यात्रा खत्म होगी तो शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये एक अलग तरह की चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर जो देश का जो प्रधानमंत्री है, उसका प्रोटोकॉल है और उसकी अपनी व्यवस्थाएँ हैं। वो कब उसको समय मिलता है, कब नहीं मिलता है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें कई बार जूझना पड़ता है, कई बार बहुत व्यस्तता हो जाती है। तो अगर शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री नहीं आए हैं तो अगर अभी आ गए हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो ये मैसेज तो जाना है, एक मैसेज देना है प्रधानमंत्री को बुलाकर, तो वो मैसेज चला गया है। तो हो सकता है इस महीने जो चीज़ें बढ़ेंगी तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आए, और इस बार नहीं आता तो हो सकता है अगले साल अच्छा रिस्पॉन्स आए जब चारधाम यात्रा खत्म हो जाएगी 6 महीने बाद। तो ये एक ठीक है, विपक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष का अपनी जगह एक लॉजिक ठीक है। एक शुरुआती दौर में आते तो बीच के जो 2 महीने गए हैं उसमें थोड़ा सा जो है बूम आता है यात्रा में। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, उनको आने और जाने को लेकर के कितनी बाध्यताएं होती हैं, कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं और कितनी ज़रूरतें होती हैं और कहाँ क्या मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे को आगे पीछे करके नहीं देखा जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि शीतकालीन यात्रा के लिए भी लोगों को यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए आने की, पर यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो भी जनता के लिए उसी हिसाब की होनी चाहिए जैसे कि उन्हें चारधाम यात्रा, ग्रीष्मकालीन की जो यात्रा होती है उसमें मिलती हैं। क्योंकि जब लोग इस तरह की यात्राओं पर पहुँचेंगे और अगर उन्हें उतनी सहूलियत नहीं मिली, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है श्रद्धालुओं के ऊपर, पर्यटन के ऊपर खासकर। तो यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया है, बल्कि तैयारी भी इसके लिए करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि भारत सरकार ने जो दिया है उसको संभालना और उसको फॉलोअप करना, उसको मेंटेनेंस करना, उसको बनाए रखना, ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो वही यात्रा में भी लागू होता है। यात्रा में अगर श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं तो ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है व्यवस्था बनाना, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार लगातार इस बात का प्रयास करती भी रहती है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी का उन लोगों पर फोकस है, उन श्रद्धालुओं पर फोकस है जो 4 धाम हैं हमारे, यानी भगवान बद्री विशाल, भगवान केदार, माँ गंगा, माँ यमुना, वो केवल उनके दर्शन करना चाहते हैं, चाहे धाम में हो या कहीं और हो। कुछ एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की 4 धाम की ऐसी है कि वो केवल धाम में जाकर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूर हैं शरीर से या मौसम से। उस समय बारिश भी बहुत होती है, तो ये मौसम इस समय खुला होता है, तो वो जो एक वर्ग है श्रद्धालुओं का जो केवल दर्शन चाहता है कहीं भी हो जाए, तो शायद पुष्कर सिंह धामी की नज़र उस वर्ग पर है। अगर वो वर्ग भी आता है तो उसकी भी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए ये शीतकालीन यात्रा इसी तरह से, वो एक जो एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इसी तरह से शीतकालीन यात्रा का अगर आगे बढ़ता रहेगा तो ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ को जब आप शुरू करते हैं तो शुरू करने के साथ अगर आप रुक जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन आप निरंतर करते रहते हैं तो लोग उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, लोग आते हैं और चीज़ें बढ़ती हैं, आगे की तरफ चलती हैं। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जाहिर तौर पर पूरी तरह से जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की भी हो जाती है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मिला है उसको आगे बढ़ाए और उसको बनाए रखे। अभी हम यहाँ पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक रैली को जो हरी झंडी दिखाई जा रही है उसकी तस्वीर है, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पर्यावरण आपको किस तरीके से मेंटेन रखना है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने नाच गाने के साथ में जो पारंपरिक नृत्य होता है, गीत होता है, उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनके स्वागत में गीत गाए हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर में संबोधन भी शुरू हो जाएगा। अजीत, एक यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे और करूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जाहिर तौर पर हर बार हमने देखा है कि जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उनका जो ये दौरा होता है वो लोगों के बीच में एक अलग संदेश तो देता ही है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि वो उत्तराखंड को कितना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं इतने सालों में पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ना सिर्फ चारधाम इस शीतकालीन यात्रा को लेकर, बल्कि ओवरऑल हमने जो ग्रीष्मकालीन की शीतकालीन यात्रा, माफ कीजिएगा, चारधाम यात्रा देखी है, उसमें भी हमने एक गजब की वृद्धि देखी है। हर बार बड़ा एक इजाफा होता है संख्या में, हर बार बड़ी संख्या में लोग और भी ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। और होता यह है कि जो इंतजाम किए जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से वो भी कम पड़ जाते हैं। आपने पिछले साल की चारधाम यात्रा को शुरुआती दौर में देखा होगा, कितनी अव्यवस्थाएं थी। पीएमओ को खुद संज्ञान लेना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कई मैसेज यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। यमुनोत्री में आपने देखा होगा किस तरह से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और बड़ी एक ट्रेजेडी होने से बची। तो मैंने जैसा अभी कहा कि ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट मशीनरी की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को दो चीज़ों में से एक विकल्प तलाश करना होगा, एक विकल्प का चयन करना होगा। क्या वो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने में इंटरेस्ट रखती है या श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने में और उनकी सुरक्षा में इंटरेस्टेड है? उनका दिलचस्पी कहाँ है? अगर खाली बढ़ाने में है, श्रद्धालुओं को बढ़ाने में और व्यवस्था जस की तस है, तो फिर आप श्रद्धालुओं को रिस्की मोड़ पर ले जा रहे हैं। और अगर आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर संख्या की तरफ ध्यान नहीं देना, व्यवस्था की तरफ ध्यान देना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि मौजूद है हर्षिल में और थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो बता दें आपको कि देवभूमि में ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का हर्षिल और मुकवा का, जहां पर जाकर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। और उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों के बीच में एक मैसेज है कि आप शीतकाल में भी चारधाम की यात्रा का रुख करें। जिस तरीके से आप ग्रीष्मकाल यात्रा की तरफ जाते हैं और उसकी तैयारियां चलती हैं, उसके लिए पहले से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसी तरीके से जब ठंडा मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, उस वक्त भी आप चारधाम यात्रा की तरफ रुख कर सकते हैं।